यही बात पूछूंगा सर कि क्या ऐसा हुकूमत फैसले करे जिसके ऊपर आम आदमी को भी रिलीफ मिले और उसकी इकोनॉमी बेहतर हो सके। जी, मैं आपको इसका जवाब दूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो हुकूमत है वो फायर फाइटिंग का काम कर रही है। जो उसको मिला उसके बेस पे वो आज डिसीजंस ले रही है और इस बजट में भी वही डिसीजंस आ रहे हैं। बहुत से अनपॉपुलर डिसीजंस हैं इस गवर्नमेंट ने जो लिए हैं और लेने जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें कुछ चीजों को और डायरेक्टली देखना चाहिए और अपने आप से सच है कि हम पाकिस्तान के अंदर रियलिटी को पसंद करें कि हम इनएफिशिएंट हैं। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है या हमारा डेयरी सेक्टर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है और हम उसमें इनएफिशिएंट है। अगर आप स्टडीज की बात करते हैं तो आपका जो भैंसों की आप बात करते हैं तो 13 लीटर का दूध देती हैं दिन का, जबकि नॉर्मल स्टैंडर्ड 52 लीटर का है। अगर आप करते हैं तो आपका जो भैंसों की आप बात करते हैं तो 13 लीटर का दूध देती हैं दिन का, जबकि नॉर्मल स्टैंडर्ड 52 लीटर का है। अगर आप अपनी कॉटन की यील्ड देखें या आप शुगर केन की क्रशिंग कैपेसिटीज पे परसेंटेज पे जाएं तो आप वहां पे इनएफिशिएंट हैं। मैं हर गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों कि आप सनफ्लावर को यहां क्यों नहीं लगाते और पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को अगले 3 साल से 4 साल के अंदर खत्म कर देते कि आप अपने सनफ्लावर के ऊपर काम कर सकें। जहां बात हो रही थी इंडस्ट्री की, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर और रिस्क लेने वाला। आप पाकिस्तान के अंदर जिस गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंसी दी है वहां पे आप फिनोमिनल ग्रोथ देखेंगे। तो ये कहना है कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं चलेगी, मैं समझता हूं कि अगले 2 से 3 महीने के बाद आपके पास एक स्टेबल पोजीशन आएगी जिसके अंदर जब आप इकोनॉमिकली इंडस्ट्री को एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएंगे। और जो एक मिसाल दी जाती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जब आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट उस बेस पे काम करेगा तो ही बाहर से एफडीआई भी उसके अंदर आएगी, वरना रिस्क लेने कोई नहीं आता। एक बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे पास सीपैक के अंदर इंडस्ट्री आई, वो लगी और चल रही है, कॉस्ट बढ़ी हुई है। डॉलर जो है आफ्टर आईएमएफ फंडिंग के बाद आप डॉलर में स्टेबिलिटी देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेबिलिटी है और एक डायरेक्शन है। अगर ये 2 चीजें गवर्नमेंट दे सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे सके, आपको ट्रेड फैसिलिटेशन कर सके, तो कहीं जाकर आपके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। शॉर्ट टर्म यस, लग्जरी प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान के मोबाइल्स के ऊपर वो पैसे ला सकेंगे जो दुनिया भर से आ सकते हैं। आपको किसी बैंकिंग सेक्टर की जरूरत नहीं है, आज दुनिया आपकी जेब के अंदर है। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत है। क्या वजह है कि आपने पिछली हुकूमत ने सोलर के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया? एक तो आपके पास बिजली नहीं है, फिर ऊपर से आप कहते हैं कि जी सोलर पे भी और को पाकिस्तान में फ्री कर देना चाहिए। आपको छोटी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक हैं उनको 25 साल की टैक्स फ्री एग्जम्पशन देनी चाहिए कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, जब हमें मालूम है कि पेट्रोल हमारा महंगा है। हम वो मुल्क है जो गाड़ी इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल भी इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। अपने ही घरों के बाहर देखिए कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आपने पेटियां कसनी है तो आप वो डिसीजंस लीजिए जिसकी जरूरत है पाकिस्तान को। आप सबसे पहले हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को जो छोटी हैं उनको लेकर आइए मुल्क के अंदर और कहिए कि जी सोलर पाकिस्तान में फ्री है। आप 25 साल की इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर और एक डायरेक्शन दें जिसके अंदर काम कर सके। और दूसरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सनफ्लावर ऑयल को गली गली लगा दीजिए, इतना लगा दीजिए कि पाम ऑयल आना खत्म हो जाए। तीसरी चीज, अभी शुगर की बात सर, एक छोटा कोई आदमी ये क्यों नहीं कहता कि हम सिर्फ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स करेंगे। हमारी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स होंगी। अगर शुगर भी एक्सपोर्ट होगी तो वैल्यू एडेड के फॉर्म में होगी, अगर कॉटन भी होगी तो वैल्यू एडेड के एक्सपोर्ट में होगी। आपको वैल्यू एडेड को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और बेसिक रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट्स को कम से कम सब्सिडीज और उस पर लेके जाना पड़ेगा, तो ही हम आप बेहतर हो सकते हैं। सही बात है। बात करता हूं, मैं जरा मजहर साहब से भी पॉइंट ऑफ ले लूं। मजहर साहब, टेक्निकल पॉइंट तो बड़ी से बहुत सारे दे दिए है। मेरी क्वेश्चन आम आदमी के लिए भी है कि आम आदमी के लिए ये जो इक्तिसादी सर्वे है या ये बजट है कुछ दे भी रहा है या नहीं दे रहा है? सर देखिए, असल में तो आपको ये कल पता चलेगा कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। जो उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताई हैं उसके अंदर ये है कि आपका बजट जो है वो कितना ज्यादा है, आपका पीएसडीपी की एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे और उसको किस तरह लाएमल पे लाया जाएगा।
بہت سی چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ جی سپر لگژری ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، ڈفرنٹ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے اور ہر پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے جو ایک یوکرین کی وار کے بعد، ایک کووڈ کے اٹھنے کے بعد ایک انفلیشنری امپیکٹ پوری دنیا پہ آیا ہے. میں آپ کو صرف ڈالر کی بات کرتا ہوں یا پیٹرول کی بات کرتا ہوں. $1.60 کا اس وقت پیٹرول ہے جو امریکہ کے اندر ہے اور اس سے زیادہ کینیڈا کے اندر ہے. ہمیں ایپلز کے ساتھ ایپلز کو ملانا ہے اور پاکستان کا خطہ ہی ڈفرینٹ ایسپیکٹ کے اوپر ہے. آپ کا ڈالر اس وقت 202 روپے اور 200 پلس کے اوپر ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں اور آپ اپنے کرنٹ ڈیفیسٹس کو لیں، اگر آپ اسٹیٹ بینک کے اسٹیشنری پوزیشنز کو نکالیں تو آپ کے ڈالر کی ویلیو 175 سے 180 روپے ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک ہورڈنگ کا کانسیپٹ، ایک گھبراہٹ کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈالر آپ کا بڑھتا چلا گیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے آپ کا 50 پیسے بڑھتا ہے یا 80 پیسے گرتا ہے. ایک اسٹیشنری پوزیشن پر آیا ہوا ہے. ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ برنٹ آئل $124 میں اس وقت لے رہے ہیں، اور اگر $124 میں لے رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے سے آ رہا ہے. اس امپیکٹ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آج پہنچے ہوئے ہیں. اب لائے عمل کیا ہوگا اور غریب آدمی پہ اس پہ امپیکٹ کس طرح کم آئے گا. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی تمام انٹرویوز کے اندر یہی بات کر رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو پیٹیاں کسنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز آئیں گے. اور آئی تھنک ابھی عرفان بھائی نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو عام عوام ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے لیے کیا گورنمنٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہی والا کام ہوگا کہ ٹیکسز وہاں لگائیں گے، اور جہاں پہ عام آدمی کو ایک سرٹن لیول کے اوپر، ایک سرٹن سکیل کے اوپر وہ لے کر جائیں گے جس کے ساتھ یہ امپیکٹ آئے گا. دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ڈیفیسٹ ہے 76 بلین کا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے پاس 30 بلین آپ کے پاس ریپیٹیشن سے آتے ہیں. ابھی عرفان بھائی نے بھی آپ کو فگر بتایا ہے. اسی طرح آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28 بلین تک پہنچی ہیں جو آپ کے مئی کے فگرز ہیں. تو اگر آپ کا $60 بلین ہے اور $16 بلین کا ڈیفیسٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. اس وقت اسٹیٹ بینک نے اندر مانیٹری پالیسی میں کنٹریکشن کا ویو لیا ہے جس کے تحت وہ اپنی انفلیشنز کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس انفلیشنری پوائنٹ کے ساتھ انڈسٹری پہ جو امپیکٹ آئے گا وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟